दोस्तों आज हम 3 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, नवजात शिशु को एम्बिलिकल फ्लूइड यानी कि गर्भ के पानी से कोई इन्फेक्शन या टॉक्सिसिटी होती है यदि बच्चा गंदा पानी पी गया है। दूसरा दोस्तों, यदि बच्चे को गंदा पानी अंदर चला गया है यानी कि लंग्स में और स्टोमक में, क्या उसको सक्शन कैथेटर के द्वारा बाहर निकाला जा सकता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि यदि बच्चे के अंदर स्टोमक में और लंग्स के अंदर एम्बिलिकल फ्लूइड यानी कि गर्भ का पानी रह गया है तो उससे बच्चे को क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वशिष्ठ NICU स्टाफ आपका स्वागत करता हूं शिशु केयर नॉलेज में। दोस्तों पहले पॉइंट पर बात कर लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज बहुत ही भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ज़्यादातर हेल्थ वर्कर को देखा गया है कि वो कहते हैं कि बच्चा गंदा पानी पी गया है। दोस्तों एम्बिलिकल फ्लूइड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9 महीने बच्चा एम्बिलिकल फ्लूइड के अंदर ही पलता है यानी कि गर्भ के पानी के अंदर ही पलता है। और ये जो एम्बिलिकल फ्लूइड होता है दोस्तों, ये जीवन दायिनी फ्लूइड होता है यानी कि बच्चे की गर्भ में ही रक्षा करना शुरू कर देता है, उसकी ग्रोथ में मदद करता है और इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता जो बच्चे को हानि पहुँचाए और उसका pH भी स्टैंडर्ड होता है। और दोस्तों जब बच्चा ग्रो करता है यानी कि 6 से 6.5 माह का हो जाता है तो देखा गया है कि बच्चा इसी एम्बिलिकल फ्लूइड को यानी कि गर्भ के पानी को स्वेलो करना शुरू कर देता है यानी कि सटकना निगलना शुरू कर देता है और इसी पानी के अंदर बच्चा अपनी आंखें खोलता है। यही पानी नाक, मुंह, कान सब में भरा हुआ होता है। तो दोस्तों जब बच्चा नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के द्वारा पैदा होता है यानी कि सामान्य प्रसाव के द्वारा पैदा होता है तो हार्मोनल चेंज बच्चे के अंदर होते हैं और हार्मोनल चेंज जब बच्चे के अंदर होते हैं तो जो उसके लंग्स का पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होने पर जब बच्चा बाहर आता है तो बच्चे का लंग्स बाहर आने पर जैसे चीख के सांस लेता फैल जाते हैं और बच्चे को नॉर्मल रेस्पिरेशन आने लगता है यानी कि सामान्य सांस बच्चा लेने लगता है। और यदि एम्बिलिकल फ्लूइड की थोड़ा बहुत अंश लंग्स के अंदर रह जाता है तो वो सामान्यतः अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है जो पूरे समय के बच्चे पैदा होते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, पेट के अंदर यदि एम्बिलिकल फ्लूइड रह गया है तो वो जब नॉर्मल पेशाब में बच्चा पैदा होता है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के द्वारा तो वो स्टोमक का जो पानी है एम्बिलिकल फ्लूइड है वो भी ओरली यानी कि मुंह के द्वारा बाहर आ जाता है। तो सामान्य पेशाब में दोस्तों ऐसी कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या एम्बिलिकल फ्लूइड रहने से यानी कि एम्बिलिकल फ्लूइड यदि बच्चे के अंदर चला गया है क्या उससे कोई टॉक्सिसिटी होती है या उससे कोई इन्फेक्शन होता है। दोस्तों इस एम्बिलिकल फ्लूइड से कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। दोस्तों बच्चे को यदि एम्बिलिकल फ्लूइड से बच्चे को कोई इन्फेक्शन या खतरा होता तो 9 महीने बच्चा उस पानी में सुरक्षित नहीं रह पाता, तो वो पूरी तरह से सुरक्षित होता है। उससे बच्चे को यदि थोड़ा बहुत चला गया है या रह गया है तो उससे कोई इन्फेक्शन का सोर्स नहीं आता। दूसरा दोस्तों टॉक्सिसिटी यानी कि बच्चे को कोई विषाक्तता फैलती है, बच्चे के शरीर में कोई जहर फैलता है एम्बिलिकल फ्लूइड्स की रह जाने पर, ऐसा भी कोई रिसर्च में नहीं देखा गया है कि बच्चे को एम्बिलिकल फ्लूइड से टॉक्सिसिटी होती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि बच्चे के लंग्स में व फेफड़ों में, लंग्स व पेट के अंदर अगर एम्बिलिकल फ्लूइड की मात्रा चली गई है या है तो क्या सक्शन कैथेटर के द्वारा उसको निकाला जा सकता है। दोस्तों सक्शन कैथेटर सिर्फ ओरल कैविटी साफ करने के लिए होता है यानी कि मुंह और नाक को साफ करने के लिए होता है। जैसा कि बार बार बताया जाता है कि मुंह के अंदर आपको सिर्फ 5 सेंटीमीटर सक्शन कैथेटर डालना होता है और नोज़ के अंदर 2 सेंटीमीटर, यानी कि आपको कभी भी डीप सक्शन नहीं करना है। तो जब बच्चे को आप डीप सक्शन नहीं कर रहे हैं तो लंग्स का पानी यानी कि स्टोमक का पानी एम्बिलिकल फ्लूइड और लंग्स का एम्बिलिकल फ्लूइड बाहर आप सक्शन कैथेटर से नहीं निकाल सकते, ना ही गाइडलाइन में कहीं होता है। यदि आप उसको डीप इंजरी कर रहे हैं, आप उसको डीप सक्शन कर रहे हैं तो उससे बच्चे को हानि पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखने को मिलता है जब भी बच्चे को डीप सक्शन किया जाता है तो कई बार ट्रैकिया पे इंजरी हो जाती है यानी कि बच्चे को वहाँ पर ब्लीडिंग हो जाती है जिसके वजह से बच्चे को रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हो सकती है, या कई बार जो नर्व होती हैं वो इफ़ेक्ट हो जाती हैं जिससे कि बच्चे को ब्रेडिकार्डिया होने की संभावना बनी रहती है। दोस्तों यानी कि यदि आप उसका भला करना चाह रहे हैं बच्चे का और उसका गंदा पानी आप
डीप सक्शन करके यानी कि गहरा सक्शन करके निकालना चाह रहे हैं तो उसमें बच्चे की हानि होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कभी भी आपको डीप सक्शन करके उसका गंदा पानी निकालने की चेष्टा बिल्कुल ना करें। अब गाइडलाइन में बिल्कुल साफ तौर पर बोला गया है कि आपको 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा सक्शन बच्चे को नहीं करना ओरल, और नोज में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा। यदि आप सक्शन कर रहे हैं, ओरल कैविटी आप साफ कर रहे हैं, तो बच्चे का मुंह एक तरफ कर लीजिए और तब उसको जो सिक्रीशन आ रहे हैं या फ्लूइड आ रहा है उसको आप सक्शन के द्वारा साफ कर लीजिए। मोस्टली केसेस में तो सक्शन के लिए मना ही कर दिया जाता है। जो बच्चे सामान्यतः अच्छी क्राई करते हैं वहाँ बोला जाता है कि आपको सक्शन नहीं करना है, सिर्फ अगर कोई सिक्रीशन दिखाई दे रहे हैं तो साफ टॉवल से, साफ शीट से आप उसको पोंछ सकते हैं। तो सक्शन सिर्फ वहीं पर करना है जहाँ आपको एयर ऑब्स्ट्रक्शन नज़र आ रहा है, यानी कि कोई ब्लॉकेज नज़र आ रही है कि बच्चे का एयर वे ब्लॉक ना रहे, यानी कि बच्चे को ब्रीथ करने में, सांस लेने में दिक्कत ना हो, इसके लिए सक्शन किया जाता है दोस्तों। इससे ज़्यादा सक्शन का कोई रोल नहीं होता। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि बच्चे के अंदर एम्बिलिकल फ्लूइड की मात्रा रह गई है, यानी कि आपको फील हो रहा है कि बच्चे के स्टोमक में या फिर लंग्स में एम्बिलिकल फ्लूइड की, गर्भ के पानी की मात्रा रह गई है। तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों किन परिस्थितियों में बच्चे के लंग्स में व स्टोमक में पानी रह जाता है। दोस्तों पहला केस है कि बच्चा प्रीमैच्योर पैदा हुआ, यानी कि 37 वीक की गेस्टेशन से कम है, 9 महीने से कम का पैदा हुआ है। तो ऐसे बच्चों में जो लंग्स में आपका हार्मोनल चेंज होना होता है वो नहीं हो पाता और जो फ्लूइड है वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो उस स्थिति में लंग्स में फ्लूइड की मात्रा रह जाती है दोस्तों। तो वहाँ पर बच्चे को कई बार ग्रंट देखने को मिलती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलती है और सेंट्रल साइनोस देखने को मिलती है, यानी कि बच्चे का होंठ और नाक वाला एरिया ये साइनोस हो जाता है। तो उस स्थिति में आपको कभी भी डीप सक्शन की तरफ नहीं जाना है, वहाँ पर आपको ऑक्सीजन बच्चे को देना है और हायर मेडिकल सेंटर यानी कि जो भी एसएनसीयू है या एनआईसीयू है आपके नज़दीक, जो भी नर्सरी है, वहाँ के लिए आपको आगे के ट्रीटमेंट के लिए बच्चे को भेजना है। और ऐसा सिर्फ उन्हीं बच्चों में होता है दोस्तों जो प्री मैच्योर हैं। मोस्टली केसेस में जो 8 महीने से ऊपर के बच्चे होते हैं वो 2-4-6 घंटे में सेटल हो जाते हैं, यानी कि 24 घंटे में उनके सेटल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो बच्चे 8 महीने से कम के पैदा हुए हैं, यानी कि 7 महीने के या 7.5 के हैं, तो ऐसे बच्चों के लंग्स बहुत ज़्यादा इमेच्योर होते हैं और उनमें जो हार्मोनल चेंज होने होते हैं और जो फ्लूइड एब्जॉर्ब होना होता है वो फ्लूइड एब्जॉर्ब नहीं होता, यानी कि गर्भ का पानी उनमें भरा रह जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है और बच्चा अपना सैचुरेशन मेंटेन नहीं करता। उस स्थिति में जो ज़्यादा प्रीमैच्योर चाइल्ड होते हैं, जिनके अंदर फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा रह जाती है या उनके लंग्स ज़्यादा इमेच्योर होते हैं, परिपक्व नहीं हो पाते, तो वहाँ पर बच्चे को आगे का ट्रीटमेंट बढ़ाना पड़ता है, यानी कि उसको बबल सीपैप की भी आवश्यकता पड़ सकती है, उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि यदि स्टोमक में फ्लूइड रह गया है तो आपको क्या करना है। दोस्तों पहले थ्योरी थी कि जब स्टोमक में एम्बिलिकल फ्लूइड रह जाता था तो स्टोमक वॉश करवाया करते थे पुराने समय में, लेकिन अब नई थ्योरी में आया है कि आपको स्टोमक वॉश नहीं करना है, उससे बैड इफेक्ट पड़ता है, बच्चे का जो पाचन संस्थान होता है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है और कई बार बच्चे को अपच होना, पेट फूलना या भूख न लगना, बच्चे का अच्छे से दूध ना पकड़ना, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर बच्चे के पेट में एम्बिलिकल फ्लूइड रह गया है तो आपको स्टोमक वॉश नहीं करना है और आपको जब भी बच्चा इमीडिएटली क्राई कर रहा है तो आपको ब्रेस्ट फीड ही कराना है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रेस्ट फीड कराने से बच्चा धीरे धीरे जो स्टोमक में थोड़ा बहुत फ्लूइड रह गया था वो एब्जॉर्ब हो जाता है और बच्चा फीड जब अच्छे से करने लगता है तो बच्चे की सामान्य सारी चीज़ें सामान्य होती चली जाती हैं। तो दोस्तों यदि बच्चे को फ्लूइड रह गया है लंग्स में ख़ास तौर से, तो आप उस स्थिति में बच्चे के साथ सिर्फ ऑक्सीजन दें, एयरवे क्लियर करें और बच्चे को फर्दर मैनेजमेंट के लिए, आगे के ट्रीटमेंट के लिए एनआईसीयू में या एसएनसीयू के अंदर
बच्चे को शिफ्ट करें, जिससे कि उस बच्चे का पर्याप्त उपचार हो सके। उसको डीप सक्शन करने की चेष्टा ना करें, उससे बच्चे को इंजरी हो सकती है। दूसरा दोस्तों, अगर स्टोमक में अम्बिलिकल फ्लूइड रह गया है, यानी कि गर्भ का पानी रह गया, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। उससे कोई बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होता है, ना ही कोई टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपके बहुत सारे जो भ्रम थे अम्बिलिकल फ्लूइड को लेकर जो समाज में फैले हुए हैं कि बच्चा गंदा पानी पी गया है, दोस्तों गंदा पानी वो नहीं होता है। गंदा वो तभी माना जाता है यदि बच्चा गर्भ के अंदर पॉटी कर दे। यदि बच्चे ने अम्बिलिकल फ्लूइड के अंदर मेकोनियम पास नहीं किया है, अम्बिलिकल फ्लूइड साफ है, उसका रंग सफ़ेद है, तो दोस्तों वो गंदा पानी नहीं माना जाता। वो एक जीवन देनीय फ्लूइड होता है और उसका थोड़ा बहुत अंश पेट में रह जाने से कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, यदि प्रीमेच्योर चाइल्ड है और उसके लंग्स में आपको ग्रंट देखने को मिल रही है, उसमें लग रहा है कि फ्लूइड की मात्रा है, तो उसके लिए अलग इलाज होता है दोस्तों, यानी कि NICU का या SNCU का ट्रीटमेंट उस बच्चे को देना होता है। वहाँ हफ्ते में, 3 दिन में, 4 दिन में या 10 दिन में जिस बच्चे को जैसी आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता के अनुसार उस बच्चे का इलाज चलता है, उसी से बच्चे को आराम मिलता है। यानी कि आपका डीप सक्शन करने से बच्चे को कोई आराम नहीं होने वाला है, बच्चे को इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल इन बातों को फॉलो करना। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। नमस्कार दोस्तों।